मेरा नाम अवनी है। आज फिर मैं बस में बैठकर काम करने के लिए जा रही थी। रोज रोज काम करते करते मैं बहुत थक चुकी थी। मेरा शरीर हार मान गया था। वैसे तो मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती थी ताकि जल्दी से मालकिन के बंगले तक पहुंच सकूं, और मुझे शाम को जल्दी घर वापस भी आना होता था। मेरा बेटा विभोर अकेला होता था। मेरे पति भी काम पर चले जाते थे। मेरे पति फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी। हमारी रकम का बहुत सारा हिस्सा तो मेरे बेटे के इलाज पर उठ गया था। अभी 2 साल पहले ही तो मैंने उसका इलाज छोड़ा था और अपने दिल को तसल्ली देती थी कि उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मुझे मेरे ससुर ने बहुत खुश रखा था, मगर ना जाने क्यों वो हमेशा मेरे पति के साथ झगड़ा करते रहते थे। मेरे ससुर शादी के बाद लगभग 1 महीने तक मेरे साथ रहे थे। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस महीने में एक बार भी उन्होंने मेरे पति से ढंग से बात नहीं की। पता नहीं क्यों वो मेरे पति से नाराज थे। मेरे पति बहुत अच्छे थे। हमेशा ही उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ससुर जी के मरने के बाद अब हमारे साथ इस घर में रहने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति के 2 छोटे भाई थे। उन दोनों की शादी हो गई तो वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहने लगे थे। इस घर में हम लोग ही रहते थे। मेरी शादी के बाद जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था, मेरे पति बहुत सारे पैसे कमाकर लाया करते थे और मैं सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर अचानक जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी दी, और जब मैं माँ बनी तो पता चला कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया वो अपनी आंखों से सही सलामत देख नहीं सकता। उसकी आंखों की रोशनी जन्म के समय से ही गायब थी। उसके इलाज के लिए मैंने और मेरे पति ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन फिर कुछ ना हो सका। डॉक्टर हमेशा यही बताते रहते कि तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। उसके साथ कभी कोई हादसा हुआ होता तो शायद उसकी सर्जरी हो सकती थी, या फिर उसकी आंखों का कोई ऐसा इलाज हो सकता था जिससे उसकी रोशनी वापस आ सके, या फिर वो थोड़ा बहुत भी देख सके। लेकिन वो जन्म से ही अंधा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था। मेरे पति मुझसे कहा करते थे कि तुम अपने बेटे के इलाज पर बेकार ही पैसा खर्च कर रही हो, मगर मैंने अपने पति की एक न सुनी। मेरे पति तो एक बार को हार मान भी गए थे। जब मेरा बेटा विभोर 7 साल का हुआ तो उन्होंने उस पर पैसे खर्च करना बंद कर दिए। वो कहने लगी कि जिस दिन से विभोर ने जन्म लिया है, मेरे सारे पैसे उसकी आंखों के इलाज पर लग रहे हैं। हमने हर तरह का डॉक्टर बदल कर देख लिया था। शहर के हर कोने में उसे दिखा लिया था कि कहीं तो मेरे बेटे की आंखों का इलाज होगा, उसकी आंखों की रोशनी किसी डॉक्टर से तो वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैंने हार नहीं मानी थी। मैं तो उसे जवान होने तक उसे नए नए डॉक्टर्स के पास लेकर जाती रही थी, मगर कोई हल नहीं निकल चुका था। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि कभी न कभी उसकी आंखों की रोशनी वापस जरूर आएगी। मेरा बेटा धीरे धीरे जवान हो गया था। मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने खुद उसे पढ़ाया था, उसे हाथ पकड़कर लिखना भी सिखाया था। मैं विभोर से बहुत प्यार करती थी। विभोर के बाद कभी मुझे दोबारा औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा सब कुछ मेरा एक ही बेटा था। मेरे पति ने जब से उसका इलाज करवाना छोड़ा था, तब से मैं भी अपने पति से उखड़ी उखड़ी रहती थी। अब वो ज्यादा कोई काम नहीं करते थे। जितने पैसे पहले कमाया करते थे उस हिसाब से तो वो अब कुछ भी नहीं कमाते थे। कहते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब वो भी कुछ नहीं कमाते थे, और जिस बेटे से मुझे ढेर सारी उम्मीदें थी वो भी कुछ करने लायक नहीं था। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बेटे का इलाज भी जारी रखा और अपने घर के बिगड़ते हुए हालातों को सुधारने के लिए लोगों के घरों में काम भी करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे बंगले में नौकरी का ऑफर आया था। मैंने अपने पति से जब इस बारे में बात की तो मेरे पति कहने लगे कि हाँ, तुम काम कर सकती हो। वैसे भी अब मेरी कमाई इतनी नहीं रही है कि कोई बात नहीं, तुम भी पैसे कमाया करो। वैसे भी हमारे घर के हालात खराब हो गए हैं। अपने पति के कहने के मुताबिक मैंने बंगले में जाकर नौकरी करनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन नौकरी करने से मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और फिर मेरा पूरा शरीर भी सारा दिन काम काज कर करके थक कर चूर हो जाता था। मैंने देखा था कि मेरे पति हमारे बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करते थे। पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड था। कुछ समय तक तो उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा था, मगर जब उन्हें भी ये तसल्ली हो गई कि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती, तो उन्होंने अपनी औलाद से मुंह फेर लिया था।
मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे पति उसे अपना बेटा नहीं मानते, लेकिन फिर जब मैं शांत मन से सोचने बैठी तो मुझे पता चला कि विभोर के जन्म से पहले वो कैसे थे और उसके जन्म के बाद कैसे हो गए। शायद उन्हें यही फिक्र रहती थी कि उनका बेटा ठीक हो जाए, मगर उनका बेटा ठीक नहीं हो सका। इसी गुस्से में वो बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन इस सब में मेरे बेटे की क्या गलती थी? वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हर दिन नौकरी करने के लिए बस में सवार होकर बंगले में जाया करती थी। वहाँ सारा दिन कामकाज करती थी। वहाँ से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन सारा दिन काम करने की वजह से ध्यान नहीं दे पा रही थी, न अपने पति पर और ना ही अपने बेटे पर। बेटा जवान हो रहा था। बेटे को मैंने घर में ही एक छोटी सी दुकान करवा दी थी, जिसमें वो थोड़ा बहुत सामान लेकर बैठ जाता था ताकि कुछ पैसे आ सके। और मेरे पति फैक्ट्री में काम करने जाते थे, जहाँ से उन्हें अब बड़े ही कम पैसे मिलते थे। पता नहीं वक्त ने कैसा पलटा खाया कि मेरे पति उसी फैक्ट्री में पहले काम करते थे तो ढेर सारे पैसे कमाया करते थे, और अब भी वो उसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो बहुत कम पैसे लाकर मुझे देते हैं। शायद महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती है तो कमाई भी तो बढ़ती है, मगर मेरे पति की कमाई तो घटती चली जा रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरी हर ख्वाहिश भी पूरी की थी, लेकिन शायद अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो कुछ भी संभालने काबिल न रहे थे। एक दिन रात का समय था। जब मैं काम से वापस आई तो अपने पति के कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। मैंने जैसे ही अपने पति की शर्ट में हाथ डाला तो उसमें मुझे 500 के कई नोट मिले थे। ये लगभग 3000 रुपये थे, लेकिन इतने पैसे मेरे पति की जेब में क्या कर रहे थे? अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने मुझे अपनी सैलरी के कुछ पैसे लाकर दिए थे। अब ये 3000 रुपये उनके पास थे तो वो मुझे क्यों नहीं दे सकते थे? उन्होंने अपने कपड़ों में इन्हें क्यों छुपाकर रखा हुआ था? अच्छा हुआ कि मेरी इन पर नजर पड़ गई, वरना पानी में भीगकर ये पैसे खराब हो जाते। मैं फौरन ही अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि सुनिए जी, आपके कपड़ों में मुझे ये पैसे मिले हैं। आपको पता है कि पैसों की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है, और आपने मुझे ये पैसे क्यों नहीं दिए? घर में सारा राशन खत्म हो गया, ऊपर से विभोर को भी बुखार आ गया था, उसकी भी दवाई ले आती। अगर आप मुझे ये पैसे दे देते तो। अचानक वो पैसे देखकर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि अवनी, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था ये पैसे लेकर। लाओ, ये पैसे मुझे दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पैसे मुझे कहाँ से मिले हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं, बल्कि ये पैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की जेब से निकाले हैं। मैंने कहा, विभोर के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहने लगे, हाँ, मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जब वो दुकान पर बैठा हुआ था तब मैंने उसे उसकी जेब में ये पैसे रखते हुए देखे थे, और मैंने खामोशी से उसकी जेब से ये पैसे निकाल लिए। मैं अपने पति की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी कि विभोर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वो तो दुकान में बच्चों के खाने पीने की मामूली सी चीजें बेचता था। दिन के 100-200 कमा लेता है, और वो भी हाथों हाथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे अपने पैसे दे देता है। तो फिर इतने सारे पैसे उसके पास क्या कर रहे थे? मेरे पति ने मुझसे कहा कि अवनी, तुम इस बारे में उससे कुछ मत कहना, मैं खुद इन पैसों के बारे में उससे पूछ लूंगा। मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे और ये बात मेरे ध्यान से उतर गई कि अपने पति से पूछ सकूं कि उन पैसों के बारे में आपने विभोर से पूछा या नहीं। अब मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मेरा बेटा जवान हो चुका है, उसकी उम्र 22 साल हो गई थी। मैं उसकी शादी करना चाहती थी। मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो वो कहने लगे, एक तो पहले ही हमारे हालात ठीक नहीं है, हम लोगों से अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, और तुम विभोर की शादी की बात कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विभोर ठीक से देख नहीं सकता। भला ऐसे लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? मैंने अपने पति को चौंक कर देखा और कहा कि मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अगर सोचते भी हैं तो कभी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाते। मेरे पति अचानक मेरी बात पर घबरा गए और कहने लगे कि मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा, मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करूंगी, उसकी शादी करूंगी। आखिरकार विभोर मेरा इकलौता बेटा है और मेरे दिल में भी चाहत है कि मेरे बेटे की शादी हो। मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ, उसकी पत्नी घर में लाना चाहती हूँ और उसके बच्चों को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ। मेरे पति कहने लगे कि चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, मगर मैं खुद भी परेशान थी कि ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की हमसफर इस दुनिया में ज़रूर होगी।
ऊपर वाला तो आसमान पर ही जोड़े बना देता है। कुछ महीने गुजरे तो एक दिन अचानक मुझे मेरे मोहल्ले से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्द से जल्द घर आ जाइए। मैं उस समय बंगले में काम कर रही थी। फौरन ही घर पहुंची तो पता चला कि मेरे पति की बहुत गंभीर चोट आई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ये चोट कैसे लगी। उन्होंने बताया कि मैं फैक्ट्री से वापस आ रहा था जब अचानक एक गाड़ी वाले ने मेरे टक्कर मार दी। मगर बड़ी ही अजीब बात थी, गाड़ी वाले ने अगर टक्कर मारी थी तो मेरे पति जमीन पर गिरे होंगे और उनके सर पर या टांगों पर चोट आनी चाहिए थी, मगर उनके तो बाजू और पेट पर चोट थी। उनकी गर्दन पर भी नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नोचने की कोशिश की हो। उनके हाथों की कलाइयों पर भी निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों की खरोच हो। ये बात जब मैंने अपने पति से कही तो वो कहने लगे, तुम्हें ऐसे समय में मेरी बात झूठी लग रही है, मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैंने उनका इलाज करवाया। काफ़ी दिनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे थे और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब मेरे पति काफ़ी हद तक बेहतर हो गए तो मैंने सोचा कि मुझे अब अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने की कोशिश में अभी से ही जुट जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जान पहचान की कुछ 2-3 औरतों से अपने बेटे के रिश्ते के बारे में कह दिया था, मगर उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता थोड़ी देर से और मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बेटे को क्या परेशानी है। मगर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके लिए अच्छा सा रिश्ता मिल सके। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि घर में मेरी बहू आ जाए, फिर उसके बाद मैं अपनी बहू की खातिर लोगों के घरों में काम करना छोड़ दूंगी, और अगर किया भी तो इतनी दूर बंगले में जाना छोड़ दूंगी। आसपास के घर में ही काम कर लूंगी ताकि अपनी बहू के साथ भी कुछ समय गुजार सकूं। मैंने जब अपने बेटे से शादी के बारे में बात की तो वो मुझसे यही कहता कि माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जिस लड़की की शादी हो वो सारी जिंदगी मेरे साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करे। आप जानती हो कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छा हमसफर मिले जो उसका ख्याल रखे, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सके। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी की खूबसूरती देख भी नहीं सकता, तो फिर मैं उसकी तारीफ कैसे करूँगा। मैंने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए उसका हमसफर पहले ही उसके भाग्य में लिख दिया होता है। तुम्हारी हमसफर भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी और तुम अपनी कमी को दिल पर मत लेकर जाया करो। ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएंगी। जिन औरतों को मैंने अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बताया था, उन्होंने अभी तक मुझे उसके लिए जितने भी रिश्ते बताए थे वो सारे ही लोग मेरे बेटे को देखने के बाद रिश्ते से इनकार कर गए थे। मेरे पति तो कहा ही करते थे कि हमारे बेटे का रिश्ता आसानी से नहीं लगेगा, मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता था। मैं ऐसी सोच की मालिक थी कि आसानी से किसी भी काम के लिए हार नहीं मानती थी। अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए भी मैंने हर तरह से कोशिश की थी कि वो ठीक हो जाए। मुझे अफसोस नहीं होता कि मैंने अपने बेटे के लिए कोशिश नहीं की, इसलिए अब मैं उसके रिश्ते के लिए भी कोशिश कर रही थी। दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें कोई ना कोई कमी होती है, जिनके माता पिता उनके रिश्तों के लिए परेशान होते हैं। कोई ऐसी ही लड़की मुझे मेरे बेटे के लिए मिल जाए तो मैं उसे फौरन ही अपने घर की बहू बना लूंगी। लेकिन काफ़ी समय तक तो मुझे अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला। लोग आते, मेरे बेटे को देखते, रिश्ते को मना करके जाते तो मेरा दिल बहुत दुखता था और मेरे बेटे को भी बहुत अफसोस होता था। इसलिए अब मैंने मेहमानों को घर बुलाना बंद कर दिया था। लोग मेरे बेटे के मुंह पर ही उसकी कमी को जाहिर कर दिया करते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। एक दिन मैं सुबह सवेरे हर दिन की तरह बस में बैठकर बंगले में काम करने के लिए जा रही थी। मैं बस में बैठी हुई थी जब मेरी बराबर वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने ऐसे ही बोरियत दूर करने की खातिर उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो बोल नहीं सकती। इतनी सुंदर लड़की और बेचारी की आवाज़ नहीं थी। ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होने लगा। तभी अचानक मुझे अपने बेटे की याद आ गई। वो भी तो अच्छा और सुंदर लड़का था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ना होने की कमी उसमें थी। इसी तरह से ये लड़की भी बहुत सुंदर थी और इसके पास आवाज़ नहीं थी, लेकिन कमी तो उसमें भी थी। अगर ये लड़की गूंगी थी तो मेरा बेटा भी तो अंधा था। न जाने मुझे क्या सूझी। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा, तुम्हारा रिश्ता हुआ है या नहीं, तो उसने इनकार करते हुए सर हिला दिया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी और बेबसी के एक्सप्रेशन छा गए। मैं उसके एक्सप्रेशन देखते ही समझ गई थी
कि कौन है ऐसा आज के समय में जो इस गूंगी लड़की को अपने घर की बहू बना लेता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी शादी अपने अंधे बेटे से करवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी तो मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी समय से लड़की तलाश कर रही हूँ। ये लड़की गूंगी है लेकिन मेरे अंधे बेटे के साथ गुजारा कर लेगी और कुछ कहेगी भी नहीं, क्योंकि बोल सकती तो ये है नहीं। मैं बातों ही बातों में इस लड़की के परिवार वालों से बातचीत करने का फैसला किया। सोचा कि मैंने इससे इसके घर का एड्रेस ले लेती हूँ और इसके घर जाकर इसके माता पिता से इसका हाथ मांग लूंगी। उसका नाम पायल था और वो बेचारी एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। वो बस में सफ़र करके अपने घर जा रही थी। वो बचपन से ही गूंगी नहीं थी, बल्कि एक दिन वो छत पर मौजूद थी जब वो बंदर आ गया और वो बंदर से डरकर छत से कूद गई और इस हादसे में उसकी जान तो बच गई मगर उसकी आवाज़ चली गई। वो इतनी डर गई थी कि उसने अपनी आवाज़ ही खो दी थी। उसने उसके बाद बहुत कोशिश की थी कि वो बोल सके मगर उसकी आवाज़ वापस नहीं आई थी। वो पढ़ी लिखी थी, तब से वो अपने साथ अपने पर्स में हमेशा एक डायरी और पेन रखती थी। जहाँ बहुत ज़रूरत होती वो लिखकर अपनी बात बताया करती थी। मुझे भी ये सब उसने लिखकर ही बताया था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना घर बता दो, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं उससे क्या कह रही हूँ, लेकिन फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया। आज मैं इसी सिलसिले में उसके घर जा रही थी। उसका घर हमारे घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। मैं लगातार उसी के घर वालों के बारे में सोच रही थी कि न जाने किस नेचर के लोग होंगे, कहीं वो मुझे इनकार न कर दें। जब मैं उनके घर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और घर देखकर मैं समझ गई थी कि यहाँ से तो मुझे साफ साफ इनकार ही होना है। वो बहुत अमीर लोग थे। उनका घर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। इतने बड़े घर के लोग क्यों मुझ जैसी को रिश्ता देंगे? लेकिन फिर लड़की के बारे में सोचते हुए मेरी हिम्मत बंध गई थी। मैं घर में दाखिल हो गई और वहां जाकर जब मैंने लड़की के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और वो इस रिश्ते से बहुत खुश हो रहे थे। मैंने उनको अपने बेटे के बारे में बता दिया था कि मेरा बेटा आंखों से देख नहीं सकता। इस बात पर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया था। ये खुशखबरी घर आते ही मैंने सबसे पहले जब अपने पति को बताई तो वो हैरान रह गए थे। मैंने उनको ये भी बता दिया कि लड़की बहुत सुंदर है और लोग भी बहुत अमीर हैं, हमें तो बहुत सारा दहेज भी मिलेगा। मेरे पति ने कहा, तुम सच कह रही हो ना? मैंने उनसे कहा था कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पति बहुत खुश हो रहे थे। जब मैंने ये खबर अपने बेटे को सुनाई तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ था। वो भी बहुत खुश हुआ था। मैंने लड़की वालों से शादी की तारीख मांग ली थी। उन्होंने बताया था कि वो 2 महीने के बाद शादी कर देंगे। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उन लोगों ने मुझे ये भी भरोसा दिलाया था कि वो काफ़ी अच्छा दहेज देंगे, क्योंकि उनकी बेटी का भी कहीं से रिश्ता नहीं आता होगा। और मैं तो खुद चलकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर गई थी। ये बात उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। कई महीनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे पति बहुत रात को घर में आते थे। एक दिन मैंने अपने पति को उनके किसी दोस्त से बातें करते हुए सुना। वो बातें कर रहे थे कि माल कहाँ है और मुझे अपना आधा हिस्सा चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी ही बात सुनी थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पति ने मुझे देखकर मोबाइल नीचे कर लिया। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप किस माल की बात कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि पता नहीं, फैक्ट्री में माल की बहुत परेशानी हो रही है। फैक्ट्री में माल आएगा तभी तो हम लोग काम करेंगे ना। और मेरे बेटे की शादी भी सर पर रखी हुई है। किस तरह से उसकी शादी होगी, बस यही सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऊपर वाली की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और आपने काम करना भी शुरू कर दिया है। आप फिक्र मत करो। मैं जिस बंगले में काम करती हूँ वहाँ की मालकिन से मैंने कहा है कि मेरे बेटे की शादी के लिए कुछ पैसे दे दें। मेरे पति कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, थोड़े से पैसे तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा, मगर सिर्फ थोड़े ही पैसे दे सकूंगा। तुम जानती हो ना कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा, आपसे जितना हो सके आप कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप काम की वजह से बहुत परेशान हो। अब घर में शादी आने वाली थी तो मुझे घर की सफाई भी करनी थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले तो अपना और अपने पति का कमरा साफ किया। उसके बाद अपने बेटे के कमरे की सफाई करने के लिए पहुंच गई। काफ़ी समय से मैंने घर की अच्छे से सफाई नहीं की थी, क्योंकि जब से मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया था मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं बस थोड़ी बहुत ही साफ सफाई कर लेती थी। मैंने सोचा कि
कि बेटे के बेड को अच्छे से साफ कर देती हूँ, गद्दों के कवर भी उतार कर धो देती हूँ। मैंने जैसे ही गद्दों के कवर उतारने के लिए गद्दे सरकाए तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ छोटे मोटे पैकेट रखे हुए थे और उन पैकेट में सफेद रंग का पाउडर था। मैंने ध्यान से देखा तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ही पैकेट रखे हुए थे। मैं घबरा गई कि आखिर ये क्या चीज़ है और इस चीज़ का मेरे बेटे के कमरे में क्या काम है और इस चीज़ को इस तरह गद्दे के नीचे क्यों रखा गया है। मैंने वो सारे पैकेट उठाए और फौरन ही अपने कमरे में ले जाकर अपने पति को दिखाए। मेरे पति ने कहा, ये तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? मैंने उनको बताया कि ये तो विभोर के बेड से मिले हैं, गद्दों के नीचे छुपाकर रखे गए थे। मेरे पति कहने लगे, मुझे तो हमारे विभोर पर काफी समय से शक है, मगर तुम तो अपने बेटे पर बहुत भरोसा करती हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और इसको मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताइए, ये क्या चीज़ है? वो कहने लगे कि अवनी, ये ड्रग्स है। अगर तुम्हें गद्दे के नीचे से मिले हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बेटा इसका धंधा करता है, इसको सप्लाई करता है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने उसकी दुकान में बैठकर ये पैसे जेब में रखते हुए उसे देखा था। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मेरा अंधा बेटा हम दोनों पति पत्नी की आंखों में धूल झोंक रहा है और इतना बड़ा कारोबार चला रहा है। ये गैर कानूनी काम है। अवनी, तुम अपने बेटे पर नजर रखा करो, तुम्हें पता है ये बहुत महंगा बिकता है। मैं तो अपने पति की बात सुनकर गहरी सोच में चली गई थी। मुझे पता था कि ड्रग्स क्या होता है, लेकिन मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी विभोर से जाकर पूछती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी उसे कुछ मत कहो, किसी दिन हम उसे खुद रंगे हाथों पकड़ेंगे और ये सारे पैकेट तुम मुझे दे दो। उन्होंने पैकेट को मेरे हाथ से लेते हुए कहा था। मैंने कहा, आप इनका क्या करोगे? वो कहने लगे, मैं इनको ठिकाने लगा दूंगा। अगर पुलिस को पता चल गया कि ये हमारे घर में मौजूद है तो पुलिस हम तीनों को जेल में डाल देगी। मैं इनको जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हो। जब से ये पैकेट मुझे मिले थे मैं गहरी सोच में पड़ गई थी और हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरा अंधा बेटा ये सब कुछ क्यों कर रहा था। मैं अब हमेशा उस पर नज़र रखने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि सारा दिन तो मैं काम पर होती थी। हफ्ते में 2 छुट्टियां कर रही थी ताकि घर की साफ सफाई कर सकूं, शादी की कुछ तैयारियां कर सकूं। बेटा सारा दिन दुकान पर बैठता है और शाम के टाइम में घर में आ जाता है। मेरे पति ने मुझे मना किया था कि तुम विभोर से इस बारे में कोई भी बात मत करना, और मैं ये सोच रही थी कि उसकी शादी होने वाली है, वो इतने गलत काम कैसे कर सकता है। उसकी शादी में अब कुछ दिन ही रह गए थे। उससे पहले एक और हादसा हुआ। जब रात के समय मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे बहुत तेज शराब की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने घर में बैठकर शराब पी है। वैसे भी मैं 2 दिन के बाद घर आ रही थी। मैं जिस बंगले में नौकरी करती थी वहाँ की मालकिन ने कहा था कि 2 दिन के लिए तुम यहाँ पर रुक जाओ, घर की साफ सफाई होगी, उसमें कुछ सामान निकलेगा तो तुम अपनी बहू के लिए ले जाना। मैंने सोचा कि वैसे भी मेरा इतना हिसाब नहीं है कि मैं अपनी बहू को महंगा महंगा सामान शादी पर दे सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। और अब मैं 2 दिन बाद घर में आई थी। अचानक ही मेरी नज़र शराब की बोतल पर गई। मैं तो उसे देखकर दंग ही रह गई थी। हमारे घर में कोई भी शराब नहीं पीता था, तो ये बोतल मेरे घर में क्या कर रही थी? मैंने सोचा कि मैं विभोर से पूछती हूँ, मगर मैंने अपने कदम वापस ले लिए। मैं विभोर के कमरे तक नहीं पहुंची। मैंने अपने पति के घर आने का इंतजार किया। वो उस समय घर में मौजूद नहीं थे। जब वो घर वापस आए तो मैंने उनको शराब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अपनी सच कहूँ तो मैं तुमको ये बात कैसे बताऊं। मैंने कहा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे पीछे घर में कौन आया था, किसने ये हरकत की है। मेरे पति कहने लगे, शराब कोई और नहीं पीता बल्कि हमारा ही बेटा पीता है। वो तुम्हारे पीछे अपने दोस्तों को घर बुला ले आया था। दुकान के रास्ते से उसने 2-3 लड़कों को घर में बुलाया और उनके साथ शराब पीने लगा। ये बात मैंने जब देखी, जब मैं खामोशी से दबे पांव घर के अंदर आया। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैं अभी और इसी समय विभोर से बात करती हूँ। मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि उससे तुम कोई भी बात मत करो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। मैंने कहा, मगर ऐसा कब होगा? हमें उसे रोकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। मेरे पति कहने लगे कि नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। मेरे पति ने जो भी कहा था मैंने उसको मान लिया था और मैं खामोश हो गई। मगर जब मेरा ध्यान अपने बेटे पर जाता तो मैं सोचने लग जाती कि मेरा इतना शरीफ बेटा, जो मुझे बहुत सीधा लगता था,
वो अब ऐसी हरकतें क्यों करने लगा है? क्या दुकान पर बैठने से उसकी नए लड़कों से दोस्ती हो गई जिन्होंने उसे बिगाड़ दिया? मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, फिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिन गुजर गए तो मैं शादी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई थी कि इन सारी बातों से मेरा ध्यान उतर गया। मेरे बेटे की शादी का दिन आ गया था। हमारी तरफ से तो शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी, मगर लड़की वालों ने शादी बड़ी धूमधाम से करी थी और हमें दहेज भी अच्छा खासा दिया था। मेरी बहू दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी, मगर न जाने क्यों मैं जब जब अपने बेटे को देखती मुझे ड्रग्स, पैसे और शराब वाली बात याद आ जाती थी। बारात में मैं अपने साथ अपने मोहल्ले वालों और कुछ रिश्तेदारों को लेकर गई थी। वहां का इंतजाम देखकर हमारे सारे बारातियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस अंधे लड़के को इतनी अच्छी और अमीर परिवार की लड़की कैसे मिल गई। मेरे बेटे की शादी अच्छे तरीके से हो गई थी। फिर उसे विदा करके हम अपने घर ले आए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने बड़ी चाहत के साथ उसकी सारी रस्में की थी। रात को मैं अपनी बहू और बेटे को उनके कमरे में छोड़ आई थी। मैं बेफिक्र हो गई थी। मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो चुका था कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि ये शादी करवाकर मैंने अपने हाथों से अपना सुकून बर्बाद किया है। अपनी बहू को कमरे में छोड़कर आने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई। मैं बहुत थक चुकी थी। आखिरकार कई दिनों से शादी की तैयारियों में अकेली ही जुटी पड़ी थी। थकान की वजह से मुझे बहुत जल्दी और गहरी नींद आ गई थी। सुबह के समय नाश्ते का वक्त हो गया था। मैंने अपनी दुल्हन को जगाया और उसे तैयार होने के बाद बाहर आने के लिए कहा। हमारे घर में 2-3 मेहमान मौजूद थे। मैं सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी और अपनी बहू के लिए भी। मेरी बहू जब सुबह सवेरे तैयार हुई तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा बेटा भी खुश था। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। बहू और बेटा दोनों ही जब एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठे तो वहीं पर भी मेरे पति आ गए। अपनी बहू से नाश्ता करने का कहने लगी कि शर्माओ मत बेटा, नाश्ता करो, अब ये घर तुम्हारा ही है। लेकिन उसकी हालत तो बहुत अजीब हो गई थी। वो एक नज़र मेरे पति को देख रही थी। उसकी तो पलक भी नहीं झुक रही थी। वो इतनी घबरा रही थी कि उसके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। उसका ये रिएक्शन देखकर मैं भी बहुत घबरा गई। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? तो वो एक ही झटके से खड़ी हुई। उसने मेरे हाथ में पड़ा हुआ चाय का कप उठाकर दूर फेंक टेबल पर रखे फलों के बीच में चाकू रखा हुआ था। उसने फौरन ही वो चाकू अपने हाथ में उठाया और मेरे पति यानी अपने ससुर के पास लेकर उनकी तरफ गई। मैंने जल्दी से अपनी बहू को रोकने की कोशिश की और चिल्लाकर उससे कहा कि पायल, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? भला ये क्या हरकत है तुम्हारी? मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू कैरेक्टर की ऐसी है। उसने तो शादी के अगले ही दिन मेरे पति के ऊपर चाकू उठा लिया, तो आगे आने वाले समय में वो मेरे साथ क्या क्या करेगी? यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि कहीं वो मेरे पति पर वार न कर दे। शोर की आवाज़ बार बार सुनकर विभोर भी कह रहा था, तुम ये क्या कर रही हो पायल? इधर मेरे पति की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। पायल पर एक अजीब सी खतरनाक ताकत आ गई थी। वो तो मेरे पति का एक हाथ से गिरेबान पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उन पर चाकू लेकर चढ़ी हुई थी। इधर हमारे यहाँ जितने भी मेहमान थे उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। मैं भी उसका हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने से मैं हैरान थी कि वो तो बोल भी नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ कहाँ से आ गई? मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ मेरा ध्यान इस बात पर भी जा रहा था कि कहीं पायल की दिमागी हालत खराब तो नहीं है। वो मेरे पति की जान लेने पर क्यों तुली हुई है? वहां पर सारे ही लोग उसको मजबूती से पकड़े हुए थे और मेरे पति से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर हुई तो उसके हाथ से चाकू छूट गया। मैंने उसे एक तरफ को जोरदार धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर गई। हमारे यहाँ के मेहमान भी अब उससे डर रहे थे। वो नई नवेली दुल्हन थी। शादी के अगले ही दिन उसने ये क्या हरकत कर दी थी और उसकी आवाज़ भी तो अब आ गई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। अगर वो बोल सकती थी तो क्यों उसने मुझे धोखा दिया था और गूंगी होने का नाटक किया और अब मेरे पति पर हमला करना चाहती थी। मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसे खींचकर मैंने खड़ा किया। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर ये सब क्या है? बताओ मुझे। मगर वो तो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और जैसे ही उसने अपनी आवाज़ निकाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं दंग रह गई थी।
पहले तो मैंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब मेरे पति ने वहां से भागने की कोशिश की और वहां पर मौजूद मेहमानों ने उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसे घेर लिया, तो फिर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा गुजार चुकी थी, वो इतना खतरनाक इंसान था, ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं चली। मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा पति एक हैवान था। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैं आज अपनी बहू के सामने और सारे मेहमानों के सामने अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं अपने पति की वजह से अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरे पति के अंदर हैवानियत और शैतानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो खुद शराब पिया करता था, चोरियां किया करता था, ड्रग सप्लाई किया करता था, और उसने ये सारे इल्ज़ाम धीरे धीरे मेरे बेटे पर लगा दिए और हर बार मुझे समझाता रहा कि ये सब कुछ मेरा बेटा कर रहा है। यहाँ तक कि वो लड़कियों की भी स्मगलिंग करता था। मेरे पति के दोस्तों का जो ग्रुप था, उसकी एक बहुत बड़ी गैंग चल रही थी। मेरे पति को जब पता चला था कि मेरे बेटे का इलाज नहीं हो सकता, तब से उसने मुझे पैसे देने बंद कर दिए थे। वो फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता था, बल्कि यही सारे काम करता था, और इतने सालों से मैं एक हैवान के साथ रह रही थी। मुझे उसकी हरकतों के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो हमेशा उसे एक अच्छा इंसान समझती रही। वो लड़कियों को किडनैप करके उनको आगे बेच दिया करता था और उनसे भी ढेर सारे पैसे कमाता था। मेरा पति सारा दिन जुए और शराब में वो सारे पैसे हार जाता था। मुझे लगता था कि वो अपने बेटे से प्यार नहीं करता। वो तो मेरे बेटे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। इसलिए तो जब जब मेरे सामने उसकी सच्चाई आने लगती थी, तो वो उसका इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डाल दिया करता था और खुद साफ बच जाया करता था। मेरे दिल में हमेशा अपने बेटे के लिए ख्याल रहने लगा था कि मेरा बेटा गलत कामों पर उतर आया है, मगर उस पर ये इल्ज़ाम तो उसका ही पिता लगाया करता था। करीब 1 साल पहले से ज़्यादा की बात है, जब मेरे पति ने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बहुत चोट आई थी। मैं उनको अस्पताल ले गई थी, जबकि उनकी कंडीशन देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, मगर मेरे पति ने यही कहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ये वो कहानी थी जो सब छुपाने के लिए मेरे पति ने मुझे सुनाई थी। हकीकत तो मुझे मेरी बहू से पता चली थी। उस दिन मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ 2 लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे थे। वो उन दोनों को अपने किसी अड्डे पर ले जा रहे थे। जब आगे पुलिस की रेड का पता चला तो उन्हें किसी किराए के घर में ले गए। मेरे पति ने उन दोनों लड़कियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो उनको भी बेचना चाहता था और धंधे पर लगाने के लिए मजबूर कर रहा था। उनमें से एक तो डर गई, लेकिन उनकी सहेली निडर थी। वो मेरे पति के मुकाबले पर उतर आई। उसने मेरे पति के साथ बराबर से हाथापाई की, क्योंकि वो खुद को और अपनी सहेली को बचाना चाहती थी। उसने मेरे पति पर कई वार किए थे। अपने नाखूनों से उसका सीना नोच दिया था, उसकी कलाइयों पर वार किया था, यहाँ तक कि बाजू पर भी कोई भारी चीज उठाकर मार दी थी। मगर मेरा पति मर्द था और वो कमजोर सी लड़की थी। मेरे पति ने उसको इतनी बुरी तरह से मारना पीटना शुरू किया कि वो बेचारी दर्द से तड़प तड़प कर मर गई, और उसकी सहेली की आंखों के सामने ही उस लड़की की मौत हो गई। ये सब देखकर उसकी सहेली इतनी डर गई कि डर के मारे उसकी आवाज उसके अंदर ही दबकर रह गई। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी आवाज न निकल सकी। उसकी सहेली ने अपना बचाव करने के लिए हर तरह से मेरे पति पर वार किया था और अपनी सहेली को देखा, जो एक कोने में छुपी बैठी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सहेली को वहां से भागने का इशारा किया, मगर वो जिंदा न बच सकी। बेचारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू पायल थी, जो अपनी सहेली के मरने के बाद किसी तरह वहां से भाग निकली थी, लेकिन अपनी आवाज वो यहीं कहीं खो चुकी थी। उसके वहां से जाने के बाद मेरे पति ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर पायल उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी सहेली की लाश को ठिकाने लगा दिया था। मेरी बहू एक अमीर पिता की बेटी थी। जब वो भागकर अपने घर गई तो उसके घर वालों ने उसकी ऐसी कंडीशन देखी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन लोगों ने उससे बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, वो इंसान कौन था, मगर मेरे पति के बारे में उनको कुछ पता नहीं चल सका था। उसकी आवाज़ चली गई तो उसके रिश्ते आने बंद हो गए थे। उसकी शादी होना इम्पॉसिबल था। इसलिए उसके घर वालों ने सोच लिया था कि उनकी बेटी का अगर कहीं से भी रिश्ता आएगा तो वो उसकी शादी फौरन ही कर देंगे। तकदीर का खेल ऐसा होता है कि मैं ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता लेकर चली गई थी, और फिर उन लोगों ने जल्द से जल्द उसकी शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी।
और अब जब वो हमारे घर आ गई तो मेरे पति को देखकर उसका जुनून उभर आया था और वो अपनी सहेली की मौत का बदला मेरे पति से लेना चाहती थी। मुझे उस समय अपने पति से नफरत हो रही थी। मेरे पति ने जब मेरी बहू के मुंह से पूरी कहानी सुनी तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद सारे मेहमान भी मेरी बहू के मुंह से सारी बात सुन चुके थे। इसलिए उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया और कहा कि अब तुम्हें अपने पति को सही जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये एक पापी इंसान है और बहुत सारे जुर्म कर चुका है। इसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ बुरा किया होगा, न जाने कितनी लड़कियों को बेच दिया होगा। अब मुझे समझ आया था कि मेरा पति ड्रग सप्लाई करता था। मुझे जो ड्रग मेरे बेटे के कमरे में मिली थी वो मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। उन्होंने वो ड्रग्स के पैकेट मेरे बेटे के बेड पर छुपा दिए थे और मेरे पीछे वो अपने दोस्तों को घर ले आए थे और उनके साथ बैठकर उन्होंने सारी रात वहां पर शराब पी थी। मुझे तो लगा था कि मेरा पति कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी अपनी आंखों से अपने पति को सिगरेट तक पीते हुए नहीं देखा था। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना पहुंचा हुआ और बिगड़ा हुआ इंसान है। मैंने उसी समय पुलिस को बुलाया और पुलिस को अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे यहाँ जो मेहमान रुके हुए थे उनमें से 2 मेरे भाई भी थे, जिन्होंने मजबूती के साथ मेरे पति को पकड़ रखा था और उनको कहीं नहीं जाने दिया। पायल की पूरी कहानी जब मेरे बेटे के सामने आई तो उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अब वो कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा और उसका हमेशा बहुत ख्याल रखेगा। मेरा बेटा भले ही अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, मगर अपने दिल की आंखों से अपनी पत्नी की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ गया था और उसको देख चुका था। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस आ गई थी। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया और इस तरह मेरे पति के सारे जुर्म सबके सामने आ गए थे। कभी कभी जिन लोगों पर हम बहुत विश्वास करते हैं वो विश्वास करने के काबिल नहीं होते। मैं अब अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि बहू के घर में आ जाने से मेरे पति को इस घर से जाना होगा। मेरा पति अपनी सही जगह पहुंच चुका है। अब वो जहाँ भी है वो जगह उस जैसे लोगों के लिए ही बनी है जहाँ उसे उसके किए की सजा मिल रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।